तो कैसे हो सभी प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं शिव सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया पर। और बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 2 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इंसेंबल थ्योरी। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है? इंसेंबल थ्योरी पढ़ना है। अभी आज हमें ये समझना है कि इंसेंबल क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इंसेंबल का क्या यूज है, कितने तरह के इंसेंबल होते हैं, इंसेंबल के यूजेस क्या हैं, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के इस सफर में। और हम चल पड़े हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। फर्स्ट यूनिट हमने कवर किया है जिसमें हमने फेज स्पेस और माइक्रोस्टेट काफी टेक्निकल टर्म्स को डिस्कस किया है, कुछ डेरिवेशंस भी किए हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लेकर के आ रहे हैं आपके सामने इंसेंबल थ्योरी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इंसेंबल थ्योरी क्या है, क्या इंसेंबल होता है, उसको समझने की पूरी कोशिश आज करते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इंसेंबल क्या है भाई। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई इंसेंबल है क्या। तो देखिए हमारे प्रॉब्लम कहाँ हमारे पास थी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, कि जैसे हमारे पास एक कोई सिस्टम था, ठीक है, वेट, हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक। अब इस सिस्टम की स्टडी हम कर रहे थे। अभी तक हमारे पास यही था कि भाई एक सिस्टम है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट मैक्रोस्टेट लिखा था, किसी सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट मैक्रोस्टेट लिखा था और उन डिफरेंट डिफरेंट मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स लिखा था। अब तक हमने ये चीजें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डिस्कस की है कि भाई अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है तो उसमें कुछ मैक्रोस्टेट्स होंगे और उन मैक्रोस्टेट्स के करस्पॉन्डिंग कुछ माइक्रोस्टेट्स होंगे। अल्टीमेटली हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई गैसियस सिस्टम है, जैसे कि एक गैसियस सिस्टम है, तो इसमें अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनका बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट है और उनका जो एवरेज बिहेवियर होगा वो इस सिस्टम का एवरेज बिहेवियर होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई थी। लेकिन क्या हो अगर हमें एक सिस्टम की स्टडी करनी है और उस सिस्टम का एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, सपोज कि अभी अगर हमको इस सिस्टम की स्टडी करनी है तो इसका जो मैक्रोस्टेट मान लीजिए टेम्परेचर कुछ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ है और वॉल्यूम कुछ है, सपोज ये एक हमारे पास मैक्रोस्टेट है। अब अगर हम इसी मैक्रोस्टेट जैसे इसी सिस्टम का जो कंडीशंस है इसके और सारे सेम आइडेंटिकल कॉपीज ले ले, मतलब कहने का ये है कि जैसे हमने ये सिस्टम लिया है ऐसे ही हम ढेर सारे सिस्टम ले लें और सभी सिस्टम्स को, ये सभी सिस्टम एक जैसे हो और सभी का मैक्रोस्टेट एक जैसा हो लेकिन माइक्रोस्टेट डिफरेंट हो। फिर से हम इसी की तरह कई सारे सिस्टम्स ले रहे हैं, उन कई सारे सिस्टम्स का जो मैक्रोस्टेट होगा वो सेम होगा बट माइक्रोस्टेट डिफरेंट होगा। तो जब हम एक साथ एक ही बार में डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स को स्टडी करेंगे ऑन अ सेम मैक्रोस्टेट, तो वो जो हमारी स्टडी होगी उस सिस्टम के लिए वो और ज्यादा परफेक्ट स्टडी होगी और ज्यादा यूजफुल स्टडी होगी। वो हमको उस सिस्टम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगी और ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगी। तो इसलिए हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इंसेंबल कंसेप्ट का यूज करते हैं। इंसेंबल क्या होता है समझते हैं यहाँ पे कि An ensemble is a collection of large number of mental copies। क्या होता है मेंटल कॉपी? मतलब जैसे एक फोटोकॉपी कराते हैं ना, हमारे पास एक पेज था, उस एक पेज का हमने फोटोकॉपी कराया, 100 फोटोकॉपी कराया, तो जैसा हमारा वो एक पेज था उसी के आइडेंटिकल वो हमारे 100 फोटोकॉपी भी आ गया, मतलब जैसा उसमें लिखा हुआ था। यहाँ पॉसिबल है कि भाई आप जो फोटोकॉपी कराने जा रहे हैं वो पेजेस अलग अलग हो, मतलब एक पेज की क्वालिटी दूसरे पेज की क्वालिटी, वो माइक्रोस्कोपिक हम देख रहे हैं। मतलब मैक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो जैसा उस पेज पे लिखा गया है वैसे ही फोटोकॉपी हमने कराई है तो उस पर भी होगा, तो ये मैक्रोस्टेट हो गया। यानी कि उसी तरह से हमने अगर एक इंसेंबल कंसीडर किया है तो एक इंसेंबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेंटल कॉपीज ऑफ ओरिजिनल सिस्टम। मतलब जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम है, ये जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम है, इसी ओरिजिनल सिस्टम का हम क्या कर रहे हैं, कई बहुत लार्ज नंबर में कॉपीज ले रहे हैं, हम अलग अलग कॉपीज क्रिएट कर ले रहे हैं और उन सभी में हम कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम इसका है वही टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम इसका होगा वही टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम ऐसे सभी का होगा। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया। ठीक, और आगे देखिए that system that are many macroscopically that are actually very macroscopically, मतलब कि वो जो हमारे सिस्टम्स होंगे, an ensemble is a collection of large number of mental copies of the original system that are macroscopically identical but are डिफरेंट माइक्रोस्कोपिकली। भाई मैक्रोस्टेट तो सबका सेम है लेकिन सबका माइक्रोस्टेट अलग अलग है। अब हम ऐसा इंसेंबल थ्योरी में करते क्यों है, ये एक बड़ा सवाल आता है। भाई हम इंसेंबल मान क्यों रहे हैं? क्या इंसेंबल न मानने से हमारा काम नहीं हो पा रहा था? इंसेंबल न मानने से हमारा काम हो रहा था भाई, सिंपल सी बात है। हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म में, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि हम एक मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग जब हम माइक्रोस्टेट्स को देख रहे थे, जो अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल का
अरेंजमेंट देख रहे थे, तो एक तो हो गया टाइम उसमें ज्यादा जा रहा है, दूसरी बात है कि एक्यूरेसी की बात भी हो जाती है कि क्या वो उतना एक्यूरेट आएगा। लेकिन अगर हम एक ही माइक्रोस्टेट के कई सारे कॉपीज ले लें और फिर उसको कहेंगे भाई इसकी स्टडी करिए, तो वो एक ही टाइम पे, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने पॉसिबल कंडीशंस हो सकते हैं वो सब वहां स्टडी किए जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको कोई एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, सपोज आपको कोई एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया है, सपोज एक्सपेरिमेंट आप एक कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 आप कर रहे हैं, आप जी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सपोज आपको जी की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए बोल दिया गया, ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जनरली हम 9.8 मीटर पर सेकंड यूज कर रहे होते हैं, ठीक, तो आपने कंपाउंड पेंडुलम आप यूज कर रहे हैं और उससे आप जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्ज करिए कि आपने पहली बार जी की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो आपका कुछ वो 9.6 आ रहा है, फिर दूसरी बार जब आपने कैलकुलेट की तो सपोज कि वो 9.7 आ रहा है, एक बार 9.8 भी चलिए मान लीजिए आ गया, या हो सकता है 9.65 आ रहा है, 9.75 आ रहा है। तो अब ये सब आप कैलकुलेट कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हो सकते हैं, एक बार में मैक्रोस्टेट सेम है, मैक्रोस्टेट यहाँ क्या है, कंपाउंड पेंडुलम, ध्यान दीजिएगा, मैक्रोस्टेट का मतलब मैं दोनों चीज को रिलेट कर रहा हूं यहाँ पे ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए। मैं कह रहा हूं कि आप एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और आप इंडिविजुअल उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, और आपका मैक्रोस्टेट क्या है, कंपाउंड पेंडुलम, माइक्रोस्टेट क्या है, जो आप ऑब्जर्वेशन लेकर के रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अब पहली बार आपने एक ऑब्जर्वेशन लिया, यानी कि एक सिस्टम के बारे में चीजें करी, तो आपको कुछ वैल्यूज मिले, दूसरी बार भी कुछ वैल्यू मिली, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, पांचवी बार भी। तो हम ये देख रहे हैं कि हर बार थोड़ा थोड़ा वैल्यू में डेविएशन आ रहा है। मान लीजिए, मैं ऐसा भी हो सकता है भाई, पहली बार आपने 9.65 निकाला, दूसरी बार आपका 9.64 आ गया, तीसरी बार आपका 9.65 ही आ रहा है, चौथी बार आपका 9.63 आ रहा है। तो थोड़ा बहुत जो डेल्टा टाइम्स डेविएशन, मतलब स्मॉल डेविएशन जो आ रहे हैं वो हम कंसीडर यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है पहली बार आपने जो कंपाउंड पेंडुलम का प्रैक्टिकल किया हो उसमें जो भी अरेंजमेंट हो वो अरेंजमेंट प्रॉपर हो, आपने टाइमिंग सही से नोट किया हो। जब आप दूसरी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हो सकता है आपसे टाइम कैलकुलेट करने में या टाइम देखने में एरर आ गया हो सकता है आपने प्रॉपर अरेंजमेंट ना किया हो, या हो सकता है चलिए मान लेते हैं कि पहली बार भी सेम था, दूसरी बार भी सेम था, तीसरी बार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो तीसरी बार भी हो सकता है फिजिकल कंडीशन सेम ना हो सकता है चौथी बार फिजिकल कंडीशन सेम ना हो सकता है आप कहीं कैलकुलेशन में एक आध पॉइंट आगे पीछे एरर कर गए हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ही एक्सपेरिमेंट को एक ही पर्सन बार बार कर रहा है तो चांस है वहां एरर होने का चांस ज्यादा है, यानी कि हमको जो भी रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट उतना एक्यूरेट हमको नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्या हो अगर, अब मैं समझता, अब आप यहां समझिए इंसेंबल यहां कैसे काम करता है। ये तो हम समझिए कि भाई एक एक्सपेरिमेंट को एक ही बच्चा, अगर हमको 10 रीडिंग चाहिए या 10 बार कर रहा है तो 10 अलग अलग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट रीडिंग्स आ सकती है, सेम भी आ सकती हैं, बट पॉसिबिलिटीज दोनों की है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि इसी एक एक्सपेरिमेंट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है और मैं कह रहा हूं कि 100 बच्चे कर रहे हैं सेम टाइम पे, यानी एक ही बार में मैक्रोस्टेट हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करना। अब मैंने कह दिया कि चलो भाई 100 बच्चे हैं, यानी कि जो हमारे 100 बच्चे हैं, ये 100 बच्चे 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जी की वैल्यू फाइंड करें, फाइंड जी, ठीक, जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब ये 100 स्टूडेंट्स एक ही टाइम पे जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे, सभी का फिजिकल कंडीशन सेम होगा, मे बी पॉसिबिलिटी वहां भी है कि कोई एक बच्चे का फिजिकल कंडीशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे रीडिंग लेने में थोड़ी सी गलती कर दे, हो सकता है कुछ बच्चे रीडिंग कैलकुलेट करने में गलती कर दे, पॉसिबिलिटी वहां भी है। लेकिन अगर एक ही टाइम पे 100 स्टूडेंट्स सेम प्रैक्टिकल को कर रहे हैं तो वहां पे जो रिजल्ट आएगा, उन सभी बच्चों का अगर जो रिजल्ट आएगा उसमें जो एक्यूरेसी होगी, या उन सभी बच्चों का जो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट का एवरेज देखें तो जो वहां से एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे वो एवरेज ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा बजाय अगर हम यहां से एवरेज कैलकुलेट करें। क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम का बिहेवियर जानना है तो हम इंडिविजुअल पार्टिकल का एवरेज कैलकुलेट कर ले, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बिहेवियर का एवरेज देख ले, ठीक। तो यहां पे भी हमारा मैक्रो स्टेट था कि हमको जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, लेकिन हमने एक ही एक्सपेरिमेंट को 10 बार किया, उसका एवरेज लिया, और 100 लोगों ने मिलकर उसी एक्सपेरिमेंट को एक बार किया, उसका एवरेज लिया। तो जो एक्यूरेसी की बात है वो उन 100 बच्चों के एक्सपेरिमेंट से जो जी की वैल्यू आएगी उसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि हमने क्या किया था, हमने सेम मैक्रोस्टेट लिया ना, कि यहां पे भी जी की वैल्यू निकालनी थी, यहां पे भी जी की वैल्यू निकालनी थी, यहां एक बच्चा निकाल रहा था, वहां 100 बच्चे निकाल रहे थे, तो हमने मेंटल कॉपी किया ना, हमने जी की वैल्यू थी, एक बच्चा निकाला था, उसी का कॉपी कर दिया, भाई 100 बच्चे सेम जी की वैल्यू निकालेंगे सेम मैक्रोस्टेट कंडीशन पे, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। सेम कंडीशन हम यहां आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इंसेंबल पे अप्लाई कर सकते हैं कि एक सिस्टम की स्टडी हम कर रहे थे, वहां से मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट कैलकुलेट कर रहे थे,
अगर हम उसी सिस्टम का मेंटल कॉपी या कई सारे नंबर ऑफ कॉपीज बना दें, ठीक है, तो उसकी स्टडी करें तो वो हमको ज्यादा अप्रोप्रिएट रिजल्ट देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम लार्ज नंबर ऑफ मेंटल कॉपीज लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज लेते हैं और क्या करते हैं, जो मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होते हैं बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट होते हैं। इसलिए यहां पे हमारी जो स्टडी होती है उस सिस्टम के जो भी बिहेवियर स्टडी करना है, जो भी चेंजेस स्टडी करने हैं उस सिस्टम के बारे में, जो भी प्रेडिक्शन करना है, वो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं। Each system in an ensemble satisfies the same macroscopic condition, यानी कि सबका मैक्रोस्कोपिक कंडीशन मैक्रोस्टेट सेम होता है, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ये सब तो सेम होंगे, लेकिन जो माइक्रोस्टेट्स होंगे, जो माइक्रोस्कोपिक कंडीशन होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये रहा इंसेंबल का कॉन्सेप्ट। भाई इंसेंबल क्या है, तो इंसेंबल सिंपल सा है कि अगर हमें किसी सिस्टम की स्टडी करनी थी तो उस सिस्टम की स्टडी को हम और ज्यादा कन्वीनियंट और ज्यादा इजी बनाने के लिए हमने उस सिस्टम के कई सारे कॉपीज बना लिए, जिसका मैक्रो स्टेट सेम होगा लेकिन माइक्रो स्टेट डिफरेंट होगा, जिससे कि हम अपनी स्टडी को और ज्यादा इजी बना सके। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए और इसमें हम क्या कह सकते हैं इंसेंबल में, तो भाई ये रहा इंसेंबल। इसके बाद अब इसमें कुछ और टर्म्स है। टर्म्स क्या क्या भाई, कि बाय द टर्म, जैसे इंडिपेंडेंट की बात हमने की ना, जैसे हमने इंसेंबल बना लिया, ठीक है, इंसेंबल यहां हमने बना लिया, तो इसमें हम कह रहे हैं कि ये हमने अलग अलग कॉपीज बना ली। ठीक, ये अलग अलग कॉपी एक सिस्टम में हम कह रहे हैं टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, सब में सेम चीजें रहेंगी। टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब मैक्रोस्टेट सबका सेम रहेगा, माइक्रोस्टेट सबका डिफरेंट रहेगा। तो वही बात कह रहा है कि ये जो सिस्टम्स होंगे, एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, ये आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। कहने का मतलब कि मींस दैट द सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग इंसेंबल आर म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग, ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है कि ये जो सिस्टम्स है ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है, इनका आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ है कि हम यहाँ पे ये भी समझते हैं कि भाई इंसेंबल में ये जो हम सिस्टम्स ले रहे हैं ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट सिस्टम है और साथ ही साथ इनका जो मैक्रो स्टेट है वो सेम है, माइक्रो स्टेट डिफरेंट है। तो ये सब चीजें हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। क्यों? क्योंकि अभी फर्दर हमें क्या होगा ना कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तीन अलग अलग सिस्टम की हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो अब सिस्टम तो वही रहेगा मैक्रोस्कोपिकली, यहाँ पे भी अगर हमारे पास ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इंसेंबल ऐसा बनाते हैं, ऐसा चूज करते हैं जो कि ऐसे सिस्टम्स के बिहेवियर को हमको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके, ऐसे सिस्टम के बिहेवियर को हम अच्छे से बता सके, उनकी प्रॉपर्टीज को बता सके, उनके अलग अलग कंडीशंस को हम यहाँ क्या कर सके, बता सके। इसलिए हम कहते हैं कि इंसेंबल थ्योरी इज अ टूल। इंसेंबल थ्योरी क्या है? एक टूल है जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की हेल्प करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम क्या कर रहे हैं, थर्मल स्टडी कर रहे हैं सिस्टम की एवरेज के अकॉर्डिंग। ठीक, यहाँ पे हमने मेंटल कॉपीज लिया, हमने सिस्टम का n नंबर ऑफ कॉपीज बना दिया, तो वो भी तो वही काम कर रहा है ना कि हमने n नंबर ऑफ कॉपीज लिया फिर उन सबका एवरेज ले लिया, तो वो हमको एक एग्जैक्ट उस पर्टिकुलरली सिस्टम की स्टडी को और अच्छा कर दिया। तो ये रहा, ये चीज क्या होता है इंसेंबल थ्योरी में हमारे लिए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इंसेंबल थ्योरी इस चीज को हेल्प करता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। देखिए क्या होगा, मेन चीज है कि इंसेंबल थ्योरी में हम बेसिकली तीन मेजर इंसेंबल यूज करते हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, और उन तीनों इंसेंबल से एक इंसेंबल पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं भाई, कि मेनली तीनों इंसेंबल में डेरिवेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो आपको बहुत डीप डेरिवेशन में नहीं जाना है, बस आपको यहाँ ये समझना है कि उन तीनों इंसेंबल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो तीनों इंसेंबल कहाँ कहाँ यूज किए जा सकते हैं, और उन तीनों इंसेंबल में जो मेजर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो हमारा पहला इंसेंबल है माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। क्या है? माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, दूसरा है ग्रांड कैनोनिकल इंसेंबल, तीसरा है ग्रांड कैनोनिकल इंसेंबल। ठीक है, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, फिर कैनोनिकल इंसेंबल, फिर ग्रांड कैनोनिकल इंसेंबल। ये तीनों इंसेंबल क्या होते हैं, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कहां कहां ये यूज किया जा सकता है, इन चीजों को हम बहुत ही अच्छे ढंग से अभी स्टडी करने वाले हैं। देखिए इंसेंबल कहीं ना कहीं एक हमें रेफरेंस प्रोवाइड कराता है कि अगर हम किसी सिस्टम की स्टडी बहुत ही ढंग से करना चाह रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो अगर हम एक ही सिस्टम पे बार बार ऑब्जर्वेशन ले तो कहीं ना कहीं उतना अच्छा इफेक्टिव स्टडी नहीं माना जाएगा। उसी का हम क्या करें, सेम सिचुएशन क्रिएट करके हम नंबर ऑफ कॉपीज ले रहे हैं सिस्टम का, फिर हम उसका बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव देता है। इसलिए हम अलग अलग यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशंस पुट करके हमने तीन मेजर इंसेंबल बनाया। पहला है माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, दूसरा है कैनोनिकल इंसेंबल, तीसरा है ग्रांड कैनोनिकल इंसेंबल। तो चलिए अब समझते हैं भाई हमारा माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल क्या है और कैनोनिकल क्या है, ग्रांड कैनोनिकल इंसेंबल क्या है। देखिए पहला है
माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। तो ये आप इंसेंबल का एक स्ट्रक्चर जो आपको यहां दिख रहा है, अब सीरीज बात है, ये हमारा पूरा सिस्टम है भाई। एक हमने सिस्टम मान लिया है, उस सिस्टम में जो हमें जिस चीज की स्टडी करनी थी, जो मैक्रो स्टेट स्टडी करना था, उसका हमने क्या किया, अलग अलग मेंटल कॉपीज ले लिया। सेम कंडीशन, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स हो गया ना। इंसेंबल, ये इंसेंबल है, ये क्या है, ये इंसेंबल है, ठीक। उस इंसेंबल में लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम है, ये हमारा एक सिस्टम है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, और इन सबका जो कंडीशन है, जो मैक्रो स्टेट है वो सेम है, माइक्रो स्टेट डिफरेंट है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब इसमें जैसा यहां लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें सेम होंगी, यानी एनर्जी सेम होगा, ठीक, एक माइक्रो स्टेट, वॉल्यूम सेम होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। मतलब एक ऐसा माइक्रो स्टेट जिसमें, सॉरी, एक ऐसा इंसेंबल जिसमें जितने भी हमारे नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं, जो मैक्रो स्टेट्स हैं, उन सभी में क्या कांस्टेंट होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए, एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम। तो उस तरह के इंसेंबल को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। देखिए यहां लिखा हुआ है, द माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट इंसेंबलीज, या इंसेंबलीज का मतलब लार्ज नंबर ऑफ इंसेंबल्स, ठीक है, having the same energy E, volume V and same number of particles N, ठीक है, of the system, and the individual ensembles are separated by a rigid, impermeable and well insulated wall। अब इन तीनों का मतलब समझते हैं, ठीक है। यानी बात यहां पे ये हो रही भाई कि एक ऐसा इंसेंबल हमारे पास है, एक ऐसा इंसेंबल हमारे पास है। अब यहां पे आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कि यहां से इस इंसेंबल से और इस सिस्टम से, इंसेंबल के अंदर ये सिस्टम और ये सिस्टम जो दोनों है, ये दोनों आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये इससे इंटरेक्ट कर जाए, या ये इससे इंटरेक्ट कर जाए, या ये इससे इंटरेक्ट कर जाए। इसी वजह से जो भी इसका एनर्जी है, जो भी इसकी एनर्जी, इसकी जो भी एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्योंकि अगर वो इंटरेक्ट करते हैं, सपोज इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जो उसके अंदर का एटमॉस्फेयर है वो ऐसा है कि वो अलाउ कर रहा है कि आप एनर्जी एक्सचेंज कर लो, ठीक है, हीट एक्सचेंज कर लो, तो उस केस में कहीं ना कहीं एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह जाती। या पार्टिकल एक्सचेंज करने की बात करें तो वहां पे वो चीजें कांस्टेंट नहीं रह जाती। उसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ना कि इम्परमिएबल वॉल। वॉल्स क्या है, इम्परमिएबल है और इंसुलेटेड भी है। यानी कि इम्परमिएबल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होंगे, इंसुलेट का मतलब कि वहां पे जो भी एनर्जी है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां पे जो हमारा जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो आपको ये ऐसे याद रखना है कि देखिए, मैं पॉइंट वाइज आपको लिखवा देता हूं यहाँ पे कि एक माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में क्या क्या चीजें हमारे पास कांस्टेंट वे में हो रही होती हैं। तो पहला आप ऐसे कह सकते हैं कि एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ सिस्टम्स कांस्टेंट, ठीक। दूसरा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट। तीसरा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट, ठीक है। अब एक और बात, अगर एनर्जी कांस्टेंट है, यानी कि जो भी इंसेंबल में जो सिस्टम्स हैं, अगर वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, अगर वो पार्टिकल एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा सिस्टम यहाँ पे कैसा सिस्टम होगा, हमारा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होगा भाई। फिर से मैं बता रहा हूं, अब ये कुछ ऐसी बात होगी, जैसे हम आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल देते थे थर्मोडायनेमिक्स में, कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि सराउंडिंग के साथ ये हमारे पास यहाँ पे हमने एक वॉल लगा दिया, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ जो भी गैसियस चीजें हैं, ये सराउंडिंग के साथ ना ही एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं और ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यानी कि हमने उस सिस्टम को सराउंडिंग से आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया, ठीक। तो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में जो हमारा सिस्टम होता है, वो सिस्टम का टाइप कैसा हो जाता है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आपको ये बात याद रखनी है कि माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में हमारा सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है। और माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में कांस्टेंट क्या क्या होता है, सेम क्या क्या होता है, तो एनर्जी सेम होता है, वॉल्यूम सेम होता है और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये आपका माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल हुआ। माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल का डायग्राम आपको अगर एग्जाम बनाने को आता है तो आप ये डायग्राम बनाएंगे। और एक चीज ध्यान देना है डायग्राम में कि आपको आइसोलेटेड दिखाना है। जैसे एक ये आपका इंसेंबल का एक सिस्टम हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, तो बीच में कोई इंटरेक्टिंग चीजें नहीं दिखानी है, ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है कैनोनिकल इंसेंबल, ठीक है। कैनोनिकल इंसेंबल, अच्छा इसमें कुछ बातें और रह गई हैं माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में, उसको भी देख लीजिए। जैसे मैंने अभी बताया ना कि ऑल्सो वी कैन से दैट सिस्टम टाइप इज लाइक आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब सिस्टम हमारा कैसा होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा गया है, द लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल इज एंट्रोपी।
यानी कि अगर हमारे पास एक माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल है तो जो उसका लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होता है वो एंट्रोपी होता है। अब ये लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या होता है? तो लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल ये होता है भाई कि अगर हम उस एक वेरिएबल को कैलकुलेट कर लें, उस एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर लें, तो हम बाकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, अगर हमको एंट्रोपी पता है तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, गिब्स फंक्शन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीजें हम इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल बोलते हैं कि अगर हम इस माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में एंट्रोपी अगर हमको पता चल जाए तो हम कहीं ना कहीं बाकी चीजों को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसको एंट्रोपी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है S = K ln ओमेगा। अब यहाँ पे जो ओमेगा है ये लिखा गया है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स या नंबर ऑफ फेस सेल्स कैलकुलेट कर लिया था। तो यहाँ पे जो ओमेगा है वो आपका वही नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स या फेस सेल जो हम वहां पे कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है कि सिस्टम का एंट्रोपी, तो आप सिंपल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का ln ले लीजिए, लॉग ले लीजिए, और k क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो आप वहां से उस सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। चलते हैं आगे, देखिएगा। अब इसके बाद हमारा दूसरा है कैनोनिकल इंसेंबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसेंबल है क्योंकि सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स में हम इसी का यूज करते हैं, कैनोनिकल इंसेंबल का यूज किया था। उसका कुछ रीजन है, हम आगे देखेंगे। कैनोनिकल इंसेंबल में क्या कांस्टेंट होता है उसको भी देख लीजिए। तो द कैनोनिकल इंसेंबल इज डिफाइंड as the collection of essentially independent ensembles having temperature same, volume and number of particles। यानी कि वहां एनर्जी कांस्टेंट था, एनर्जी सेम था, यहाँ टेम्परेचर सेम है। मतलब कि जितने भी एंसेंबल्स हमारे पास हैं वो सभी क्या है? आपस में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सबका टेम्परेचर क्या है? सेम है। इट मींस अगर हम कह रहे हैं टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पे देखिए इसके पहले वाले में सब आइसोलेटेड थे, यहाँ पे आइसोलेटेड में नहीं है। यानी यहां से एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। ऐसा हो सकता है ना, इनिशियली टेम्परेचर सेम ना हो, फिर जैसे हमने सबको एक साथ किया तो वहां पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन हुआ। तो कहीं ना कहीं एनर्जी का एक्सचेंज तो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सचेंज नहीं होगा। एनर्जी का एक्सचेंज होगा, यानी जो हमारी वॉल्स होंगी वो कैसी वॉल्स होंगी? तो वो डायथर्मिक वॉल्स होंगी, मतलब एनर्जी का यानी कि हीट का ट्रांसफर करेंगे, लेकिन नॉन इंटरेक्टिंग मींस कि वहां पे आप कह सकते हो पार्टिकल्स एक्सचेंज नहीं होंगे, इम्परमिएबल वॉल होंगे। वॉल्स कैसे होंगे? इम्परमिएबल, लेकिन आपके डायथर्मिक होंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इट मींस कि एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अब एक ऐसा सिस्टम है, यहां पे समझिए, थर्मोडायनेमिक्स में फिर से आते हैं हम। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक तरह से समझिए ऊपर से हमने बंद कर दिया है, ठीक, और अगर मैं यहां से इसको हीट कर रहा हूं तो जो भी इसमें गैसेस हैं, ठीक है, मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो इसका कुछ टेम्परेचर T होगा, ठीक, और इसमें जो भी गैसेस है यहाँ टेम्परेचर नहीं भी दे रहा हूं, सपोज की सराउंडिंग में मैंने इसको छोड़ दिया और सिस्टम क्या है कि ऊपर से मैंने ढक्कन वक्कन लगा दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं कुछ देर के बाद देखूं तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है ये सराउंडिंग से एनर्जी यानी कि ले रहा है, यानी कुछ ना कुछ हीट ले रहा है, ठीक। तो ये किस तरह का सिस्टम हुआ? ये एक तरह से क्लोज सिस्टम हुआ। क्लोज सिस्टम में पार्टिकल एक्सचेंज तो नहीं होते हैं, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज करके ये टेम्परेचर को क्या गया? कांस्टेंट किया गया। मतलब कि इनिशियली सबकी एनर्जी या सबका टेम्परेचर डिफरेंट रहा होगा, लेकिन हमने जब सबको साथ में लेकर क्या तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आते ही सबका टेम्परेचर क्या हो गया? सेम हो गया। तो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में हमें ये ध्यान देना है कि एक ऐसा इंसेंबल जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम है, वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन हमारा जो एनर्जी है वो सेम नहीं, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। यानी ये हमारा जो इंसेंबल है वो किस तरह का सिस्टम बिहेवियर रख रहा है? ये हमारा एक तरह से क्लोज सिस्टम का बिहेवियर रख रहा है, ठीक है। क्योंकि क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी और भी इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं। भाई वही चीज है कि इंसेंबल सेपरेटेड बाय रिजिड वॉल, वॉल्स रिजिड होंगे, इम्परमिएबल होंगे, तभी पार्टिकल एक्सचेंज नहीं होगा। वॉल टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड एडिशनल हीट रिजर्वायर आर कनेक्टेड विद द सिस्टम। अब भाई अगर हमको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर मेंटेन रखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक हीट रिजर्वायर का भी यूज करेंगे, जिससे कि उस पूरे इंसेंबल का जो भी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एक समझ लीजिए कैनोनिकल इंसेंबल में ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। भाई हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, वॉल्यूम हो गया या टेम्परेचर हो गया, ये सब चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। और सिस्टम का बिहेवियर कैसा होता है? सिस्टम का बिहेवियर क्लोज सिस्टम की तरह होता है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिएगा। इसके बाद है
कुछ इसकी प्रॉपर्टीज फिर से आप देख लीजिए एक बार कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। भाई टेम्परेचर सेम है और टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में एलिमेंट्स का मतलब देखिए यहाँ पे जो वर्ड एलिमेंट यूज किया गया है इसका मतलब होता है कि जो इंसेंबल होता है, इंसेंबल में जो सिस्टम होता है, इंसेंबल में जो सिस्टम्स होते हैं, इंसेंबल में जो सिस्टम्स होते हैं उसी को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इस पीछे वाली स्लाइड में अगर आप देखें यहाँ पे एक सेकंड, ये जो अलग अलग हमारे पास हैं, ठीक है, ये जो अलग अलग इनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे ये एक एलिमेंट हुआ, ये दूसरा एलिमेंट हुआ, ये तीसरा एलिमेंट हुआ। तो ये जो हमारे पास इंसेंबल है उसमें जो ये सिस्टम्स है, मेंटल कॉपीज है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एलिमेंट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, देखिए ये हो गया आपका कि सभी थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। ऑल्सो वी कैन से दैट द कैनोनिकल एंसेंबल इज अ क्लोज्ड टाइप सिस्टम। वही बात हुई ना, क्लोज्ड टाइप सिस्टम है। अब यहां पे लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या है, तो द लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। A इज इक्वल टू एफ, ए से भी नोट करते हैं, कहीं एफ से भी नोट करते हैं, इज इक्वल टू माइनस KT ln Q। क्यू क्या है, Q इज द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम। अभी पार्टीशन फंक्शन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम इस सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर ले तो हम बहुत आसानी से हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर एक बार हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर लिया तो हम बाकी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हम जो भी इंसेंबल यहां पढ़ रहे हैं उन इंसेंबल का आगे सिस्टम को पढ़ने में, अलग अलग सिस्टम जो हम भी अभी डिस्कस करेंगे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, उसमें भी स्पेशल काइंड ऑफ सिस्टम, तो उसमें अगर हमको एक लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल पता चल जाए तो हम बाकी जितने भी थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है उसका यूज करके हम बाकी चीजों को बहुत आसानी से टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा जो जिसको हम कह रहे हैं कैनोनिकल एंसेंबल। अब तीसरे पे चलते हैं जो आपका है ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल। तो अभी तक आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा भाई, पहले हमने आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ लिया, दूसरा हमने क्लोज सिस्टम पढ़ लिया, तो ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल किस तरह का सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम होगा। ठीक, वही बात है। देखिए, द ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम हैविंग द सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड सेम केमिकल पोटेंशियल। सेम क्या है यहाँ पे, केमिकल पोटेंशियल क्या है, सेम है। ठीक है, एंड ईच इंडिविजुअल इंसेंबल्स आर सेपरेटेड बाय अ रिजिड, पेनिट्रेबल, परमिएबल और पेनिट्रेबल। ठीक है, यानी कि रिजिड है, परमिएबल है और डायाथर्मिक है। परमिएबल का मतलब है कि कैन एक्सचेंज पार्टिकल्स। ठीक, और डायाथर्मिक का मतलब है कैन एक्सचेंज एनर्जी। तो भाई एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है, पार्टिकल भी एक्सचेंज हो रहा है, तो आप बचपन से उस चीज को पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है, पार्टिकल भी एक्सचेंज हो रहा है, तो भाई वो कौन सा सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल में जो हमारा सिस्टम का बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, एक ओपन सिस्टम की तरह वो बिहेव करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका लास्ट ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल। अब इसमें देखिए यहाँ पे केमिकल, ये म्यू जो है इसको हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। म्यू क्या बोलता है, केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, ये ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं तो वहां पे उनकी वजह से कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी होती है चाहे रिक्वायर्ड या रिलीज, वही हमारा क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल कहलाता है उस रिएक्शन के लिए। या सिस्टम की बात करें, जब सिस्टम हमारा एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसका कन्वर्जन हो रहा है, तो उस केस में भी केमिकल पोटेंशियल वहां पे अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये तीसरे केस में, यानी कि इस सिस्टम में ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल में हमने क्या देखा कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका टेम्परेचर सेम है, उसके बाद आपका जो केमिकल पोटेंशियल है वो सेम है और वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो ये आपका ओपन सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है। इसके भी फिर वही लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है और कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको भी देख लीजिए। सो वी कैन से दैट द कैनोनिकल एंसेंबल इज अ ओपन सिस्टम। वही बात होगी ना, ओपन सिस्टम है। ठीक, हियर to maintain the number of particles n and temperature T constant, we use heat and particle reservoir। ठीक है, of infinite heat and particle capacity। ठीक है, मतलब कि अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ n होगा, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल n और टेम्परेचर T इनको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीट रिजर्वायर और पार्टिकल रिजर्वायर
दोनों को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है, एक्चुअली वो केमिकल पोटेंशियल को रिलेट कर रहा है, क्योंकि हमारा केमिकल पोटेंशियल यहाँ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो उन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पार्टिकल रिजर्वायर यूज करेंगे और एक हीट रिजर्वायर यूज करेंगे, ठीक है। जो लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल यहाँ पे होता है, लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल इन केस ऑफ ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल, वो हमारा होता है ग्रांड पोटेंशियल। क्या होता है, ग्रांड पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला है phi is equal to V minus TS minus mu n, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं phi is equal to KT ln Z, जहां पे Z क्या होता है, ग्रांड पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन अभी हम आगे के लेक्चर्स में स्टडी करने वाले हैं, तो वहां पे आपको पार्टीशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, भाई पार्टीशन फंक्शन क्या होता है और डिफरेंट सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। अभी बस अब आप इतना जानिए कि माइक्रो कैनोनिकल के केस में हमारा जो लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल था एंट्रोपी, दूसरा कैनोनिकल केस में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और तीसरा ग्रांड कैनोनिकल केस में जो लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है वो हमारा ग्रांड पोटेंशियल। तो फिर वही बात है कि लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल अगर हमको पता चल गया तो हम बाकी जितनी चीजें हैं उस सिस्टम के लिए हम आसानी से थर्मोडायनेमिकल रिलेशन यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो रहा भाई इंसेंबल। अब एक सवाल आता होगा मन में, सर इंसेंबल हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। जैसे जनरली तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम इंसेंबल यूज करते ही हैं, और भी एक आध यूज, हालांकि मेजरली हम किस इंसेंबल का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो जो कैनोनिकल इंसेंबल है उसका सबसे ज्यादा यूज होता है बाकी दोनों की तुलना में। तो देखिए उसको यूज ऑफ इंसेंबल, तो पहला है माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल इज सेल्डम यूज या नो यूज बिकॉज क्योंकि ये इंसुलेटेड सिस्टम हो जाता है ना। अब इंसुलेटेड सिस्टम है जो एक्सचेंज नहीं हो रही चीजों का, तो उसका यूज उतना नहीं रह जाता है। लेकिन दूसरा है फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडीज, थर्मोडायनेमिक स्टडीज के लिए हम क्या करते हैं, हम जनरली यूज करते हैं कैनोनिकल इंसेंबल को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम और उसका टेम्परेचर जो होता है वो दोनों कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। किसमें, दूसरे केस में यानी कैनोनिकल इंसेंबल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टेम्परेचर सेम है, इसलिए हम इसका यूज थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए करते हैं, ठीक है। तीसरा है फॉर द स्टडी ऑफ केमिकल सिस्टम, अगर हमें किसी केमिकल सिस्टम की स्टडी करनी है तो उसके लिए फिर हम ग्रांड कैनोनिकल इंसेंबल का यूज करते हैं। फॉर स्टडी ऑफ केमिकल सिस्टम ग्रांड कैनोनिकल इंसेंबल में भी यूज, बिकॉज in them the number of particles of energy of a system change but the chemical potential, क्यों, क्योंकि यहाँ केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हम ग्रांड कैनोनिकल इंसेंबल का यूज केमिकल सिस्टम के लिए बहुत आसानी से तरीके से करते हैं। तो ये आपका रहा पहला, हमने पढ़ा इंसेंबल, हमने समझा इंसेंबल में, हमने ये समझा भाई कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करनी है एग्जैक्ट अच्छे तरीके से, तो उसी का हम कई सारा लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज बना ले जिसका मैक्रोस्टेट सेम हो लेकिन माइक्रोस्कोपिकली वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम इंसेंबल बोलते हैं। अब अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 अलग अलग इंसेंबल है, ठीक है। पहला इंसेंबल जो है आपका माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल है जो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है। दूसरा इंसेंबल जो आपका है कैनोनिकल इंसेंबल है जो क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव करता है। तीसरा इंसेंबल आपका है ग्रांड कैनोनिकल इंसेंबल है जो आपका एक तरह से ओपन सिस्टम बिहेव करता है। और इन तीनों में हमने इनके प्रॉपर्टीज देखे, हमने इनके लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स देखे, ठीक है। अब इन्हीं इंसेंबल्स का हम यूज करके कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं, ठीक है। कुछ आगे कैलकुलेशन होंगे, पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग सिस्टम पे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इंसेंबल का कॉन्सेप्ट याद रखिए और इनकी प्रॉपर्टीज को याद रखिए, कहां कहां कौन सा इंसेंबल यूज होता है ये भी याद रख लीजिए। और बाकी अगर फिर भी कोई डाउट आपको इंसेंबल से रिलेटेड आए तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए लेट्स स्टडी इंडिया के साथ। जय हिंद।